सुबह के 4:30 बजे हैं। ये ध्यान का समय है। परंतु जब यूट्यूब चैनल खोलकर एक विषय की खोज कर रहा था तो प्रेमजी सिरोही जी का एक वीडियो देखने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार प्रेमजी सिरोही जी के साथ हुई पिछली वार्ता की यादें ताज़ा हो गई। पिछली बार प्रेमजी सिरोही जी के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें हमने आर्थिक समानता के विषय पर विचार विमर्श किया था, जबकि प्रेमजीत सिरोही जी यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के बारे में अपनी बातचीत रखते रहते हैं और उनकी इस बातचीत का असर भारत की विभिन्न सरकारों पर भी दिखाई देता है। वह ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं और सरकारों को चाहिए उन सीमित आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कर दी जाए तो इतना पर्याप्त है। परंतु मैं उनसे कुछ पृथक दृष्टिकोण रखता हूँ और मैं आर्थिक समानता की बात करता हूँ। भारतीय संविधान में भी आर्थिक समानता को प्राप्त करने के लिए समता का सूत्र दिया गया है, जो समता की बात करता है, अर्थात सरकार द्वारा ऐसे कृत्य कार्य किए जाएंगे जो पूरी मानव सभ्यता को समानता की तरफ ले जाएगा। मैं इस विषय को अध्यात्म से जोड़ते हुए सत्ता की बात करूँगा, क्योंकि सत्ता दो प्रकार की होती है। एक तो हम भौतिक सत्ता की बात करते हैं जो विभिन्न देशों की विभिन्न सरकारों द्वारा स्थापित होती है और वे ये निर्धारित करती है कि उसके देश के नागरिक कब और कैसे पैदा होंगे और कैसा रहन सहन उनका होगा। इसी प्रकार प्रकृति में भी विभिन्न प्रकार के प्राणी पैदा होते रहे हैं और मिटते रहे हैं। तो दो प्रकार की सत्ताएं हैं, एक शासकीय सत्ताएं हैं और दूसरी प्राकृतिक सत्ताएं हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो दूसरी चीज आती है जन्म और दुख। तो जन्म और दुख के संदर्भ में सत्ताओं की अपनी भूमिका बनी रहती है। इसके साथ साथ हमको शारीरिक दुख होते हैं, चैतसिक दुख होते हैं। शरीर का बनना और बिगड़ना एक क्रमिक प्रक्रिया से चलता रहता है और इसी प्रकार चित्त का बनना और नष्ट होना भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहता है। हम अब इस पर आगे बात करते हैं यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, जो प्रेमजी सिरोही द्वारा चलाया गया संगठन है, जिसमें भारत की विभिन्न सरकारें, खासतौर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा जितनी भी फ्रीबी की योजनाएं, जैसे माननीय मोदी जी फ्रीबी कहते हैं, दी जा रही हैं, ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का द्वारा सुझाया गया मार्गदर्शन है। भले ही मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जो मुफ्त योजनाएं हैं इनका विरोध करती रहें, परंतु उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि एक बहुसंख्यक आबादी जिसको वह रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उनके भरण पोषण और जीवन यापन के लिए वह क्या करेंगे। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल की तरफ यदि देखें तो ये देखने में पाया जाता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग आ रहे हैं या अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, सभी को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है और भारत के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को
भारत के परिक्षेत्र में कहीं भी जाकर बस जाने का, रोजगार करने का अधिकार है। इसलिए किसी को किसी क्षेत्र में जाने आने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि जैसे मुंबई के मामले में एक विषय उठा था कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाएंगे, आदि आदि बातें होती रहती हैं। ये कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस तरह की विवादित बातें उठाते हैं, परंतु जितने भी राष्ट्रीय दल हैं या जो राष्ट्रीय दल होने की इच्छा रखते हैं वह इस तरह की बयानबाजियों से बचते हैं। तो कहने का आशय ये है कि बीजेपी की सरकार या अन्य कोई सरकार भले ही फ्री भी मुफ्त योजनाओं का विरोध करती रहे, परंतु वो उसको चलाने को बाध्य है, क्योंकि उसके पास रोजगार के संसाधन नहीं है और बहुसंख्यक आबादी को जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत संसाधन देना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत जैसे बिजली बिलों में छूट, बसों में छूट, और आजकल तो कुछ युवाओं के लिए भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी विभिन्न योजनाएं ला रही है। परंतु मैं इससे पृथक दृष्टिकोण रखता हूँ और मैं अपने इस विज़न को ये न्यू विज़न ऑफ इकोनॉमिकल इक्वलिटी कहता हूँ, अर्थात ये नवी के अंतर्गत हम ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। जो भारत सरकार जिसकी पहले से जिसे कांग्रेस द्वारा संचालित किया जाता रहा है, उसके द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां अत्यंत ही दोषपूर्ण रहीं और विगत 70 सालों में जो वेतन आयोग गठित हुआ उसने आर्थिक विविधता को और विसंगतियों को बड़े पैमाने पर पैदा किया, जिसके कारण आर्थिक असमानता बढ़ती रही। जहाँ तक तत्कालीन जो संविधान के हमारे विशेषज्ञ रहे और जो संविधान सभा के लोग थे, उनके विभिन्न सुझाव संविधान सभा में रखे गए, परंतु सभी पर चुनी हुई सरकार न होने के कारण सभी विषयों को संविधान में समाहित नहीं किया जा सका। जिन विषयों पर सर्वसम्मति बनी उन विषयों को संविधान में समाहित कर दिया गया और अन्य विषयों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया और संविधान संशोधन का उपबंध कर दिया गया। इस प्रकार आने वाली सरकारें आज भी संविधान संशोधन करती हैं। संविधान संशोधन के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का प्रावधान किया गया कि राज्य सरकारें क्या करेंगी। राज्य सरकारें को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से जो नागरिक के मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसकी तरफ बढ़ना। फंडामेंटल राइट को स्थापित कर, फंडामेंटल राइट में भी हम दो चीज़ें पाते हैं। एक तो हमारा लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता है, जिसकी तरफ हमको बढ़ना है, जो कि हमारी उद्देशिका का पार्ट है। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने के लिए हमको फंडामेंटल राइट में जो चीज़ें सुझाई गई हैं, समता का अधिकार, तो समता के अधिकार पर विशेष जोर दिया गया है। समता का अर्थ होता है कि हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो कमज़ोर तबके को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जिनके साथ सदियों से भेदभाव होता रहा, उनको जो है बूस्टअप करेंगे। इसमें महिलाओं और बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया गया जो अपना संरक्षण करने में सक्षम नहीं है। जो इसके संदर्भ में सरकार ये समझती है कि वह अपना संरक्षण करने में सक्षम नहीं है, सरकार उनको बूस्ट कर एक
इक्वलिटी तक, एक बराबरी तक लाने का प्रयास करेगी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से होते हुए फंडामेंटल राइट तक पहुंचेगा और फंडामेंटल राइट के अंतिम लक्ष्य समानता तक पहुंचेगा, जिसके लिए क्षमता का मार्ग होगा। तो कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि आर्थिक विविधता जो वेतन आयोग के माध्यम से स्थापित हुई, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जो मूल वेतन है वो सभी का समान होना चाहिए। यदि सभी का मूल वेतन समान होगा, इसके पश्चात जो उनकी शैक्षिक योग्यता है, योग्यता भत्ते के रूप में उनको एक न्यायिक राशि मिलनी चाहिए। जो अधिक मेहनत किया, अधिक शिक्षा को ग्रहण किया, उसका वेतन थोड़ा सा अधिक हो, उसका जो भत्ता है, योग्यता भत्ता, वो कुछ अधिक हो। क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं कि जो हाउस रेंट है, महंगाई भत्ता है या अन्य भत्ता जो मिलते हैं, वो मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं। तो इसलिए हमें जो वार्षिक वेतन वृद्धियां हैं वो भी मूल वेतन के आधार पर होती हैं। तो वे सभी चीज़ें जो अन्य योग्यता भत्ते के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो समान रूप से बढ़ें, इसके लिए आवश्यक है कि हमें सभी का मूल वेतन समान कर देना चाहिए। एक दूसरा, जितनी भी भारत की धन संपत्ति है वह राज्य में समाहित कर दी जानी चाहिए और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा अर्जित संपूर्ण संपत्ति समय समय पर राज्य में समाहित होती रहनी चाहिए। और जन्म से ही व्यक्ति को, बच्चे को, युवा को, किशोर को उसकी आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए। शिक्षा का अधिकार जो एक निश्चित शिक्षा है या जिसको वह अर्जित करने का इच्छुक है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। उसके पश्चात विवाह, रोजगार आदि के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। वह आदि स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहता है तो सरकार उसको स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराए। अगर वह किस रिसर्च वर्क, शोध कार्य में जाना चाहता है तो वह शोध कार्य के लिए सरकार उसका सहयोग करे। इसी प्रकार एक समय में, एक कालखंड में व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में रहता है या क्षणिक रूप से 1-2 दिन के लिए कहीं पर जाता आता है, तो उसके रहने के संसाधनों की व्यवस्था करने सरकारी आवास, जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, गेस्ट हाउस जैसे केवल सरकारी अधिकारियों के लिए होता है, भारत की संपूर्ण जनता के लिए होना चाहिए। यदि निजी रूप से मकानों को बनाया जाएगा तो हम देखते हैं कि अनावश्यक रूप से रियल इस्टेट में पैसा फंसा रहता है और रियल इस्टेट का उपयोग नहीं हो पाता है। इस तरह से व्यक्ति के श्रम का हम प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते और उसका उचित उपयोग ना हो पाने के कारण मनुष्य के सुख में कमी आती है। सुख में कमी आना दुख का सूचक है। इसके कारण शरीर को कष्ट होते हैं और अनावश्यक प्रतियोगिताओं के कारण चैतसिक दुख होते हैं। तो इन शारीरिक और चैतसिक दुखों पर अलग से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ
बात को समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।